हमारे भाई और महामंत्री जी अनिल त्रिवेदी जी, और किसी तरह से दबाव में आने, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हम लोग जाते हैं, इतने मूर्धन्य विद्वान और इतनी भारी संख्या में अधिवक्ता गण, न्यायिक अधिकारी गण और सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये दर्शाता है कि शाहजहांपुर की कितनी गौरवमयी परंपरा रही है बाल की। एक बार जोरदार तालियों से कार्यक्रम को नया मोड़ दें हम लोग। देखिए, हम लोग के प्रेरणा स्रोत और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शाहजहांपुर के गौरव उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सुरेश खन्ना जी, यहाँ के जिला जज साहब रामबाबू शर्मा जी, वर्तमान अध्यक्ष अनंत कुमार सिंह जी, हमारे परिवार के सदस्य हैं जसविंदर सिंह बजाज जी जिनको आपने सुना, हमारे बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ला जी, हमारे बड़े भाई बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष श्री हरिशंकर सिंह जी, बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष श्री मल्होत्रा जी, बार काउंसिल के पूर्व को चेयरमैन श्री प्रदीप कुमार सिंह जी, मंच पर बैठे राय साहब ट्रिब्यूनल के चेयरमैन और उपाध्यक्ष, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, एसपी साहब, हमारे छोटे भाई मलिन वाजपेयी जी, यहाँ लखनऊ से शुभम जोशी जी, हेमंत जी, तमाम लोग हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि समय का भी अभाव है, माननीय मंत्री जी को भी जाना है, कार्यक्रम काफी देर से चल रहा है। मैं आपका ध्यान कुछ अहम मुद्दों एवं प्रयोजनों की तरफ आकर्षित करने की आज्ञा चाहता हूँ। शाहजहांपुर में मैं चुनाव में जब आया था और पहली बार मैं चुनाव लड़ा बार काउंसिल का, 2-3 महीने के अंदर आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि उत्तर प्रदेश के 65 जनपदों से करीब हमको वोट मिला और हम जीते। मैं एक तो शाहजहांपुर, उसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार आया हूं, इसलिए हाथ जोड़कर आप सभी लोगों के चरणों में अपना सर झुकाकर आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि शाहजहांपुर के करीब 75% मतपत्रों में हमको कहीं न कहीं वोट मिला। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। शपथ जिन्होंने लिया है उनको शपथ के लिए बहुत बधाई। हमको लगता है कि बैठ जाए। देखिए, शाहजहांपुर का जैसा इतिहास बताया गया, ये तो शहीदों की धरती रही है और शायद सारे मूवमेंट्स का एक अग्रणी भूमिका इस जनपद की रही है। हम जिस बिरादरी को बिलोंग करते हैं, हम अधिवक्ता बिरादरी हैं और हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में कहीं सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन की कोई लड़ाई लड़ी गई है तो बिना काले कोट वाले के बदौलत नहीं लड़ी गई है। मैं कहना चाहता हूं, वशिष्ठा का राष्ट्रम जब क्यूबा में था तो हवाना यूनिवर्सिटी से एक लड़का निकलता है और लॉ का विद्यार्थी होता है। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने चेंबर के बिजली का बिल का भुगतान कर पाए। मैं फिडेल कास्ट्रो की बात कर रहा हूं। उसके विचारधारा से किसी की मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वशिष्ठा के राष्ट्रम को उखाड़ फेंकने का काम फिडेल कास्ट्रो ने किया और वो शायद इसलिए कर पाया कि वो पेशे से वकील था। ये मैं कहना चाहता हूं। 1869 ईस्वी में जब अमेरिका बहुत पिछड़ा हुआ था तो यूनिफिकेशन ऑफ अमेरिका किसी ने की और दास प्रथा खत्म किया, तो पेशे से वकील अब्राहम लिंकन जब वहां के राष्ट्रपति होते हैं, 16वें राष्ट्रपति तक कर पाते हैं। 1969 ईस्वी में कैलिफोर्निया में वकालत करने वाला व्यक्ति निक्सन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, 37वें राष्ट्रपति, तो दुनिया में अमेरिका सबसे आगे जाने का काम करता है। मैं चर्चा नहीं करना चाहता 42वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का जो पेशे से वकील थे, या 44वें राष्ट्रपति जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, वो भी पेशे से वकील थे। लेकिन एक नाम मैं लेना चाहता हूं, जहासिन वर्ग में वकालत करने वाला एक व्यक्ति नेल्सन मंडेला जब अफ्रीका गुलाम था तो कचहरी से निकल कर जाते हैं और 27 साल जेल रहते हैं और अफ्रीका को आजादी दिलाते हैं और कहते हैं कि जन्म और जाति के आधार पर कोई है और श्रेय नहीं है, जन्म और जाति के आधार पर कोई ऊंचा और नीचा नहीं है, अस्पृश्यता मानवता के माथे पर कलंक है और राष्ट्रपति पहले राष्ट्रपति बनने का काम करते हैं। वो शायद इसलिए कर पाते हैं कि वो पेशे से वकील थे। ये मैं कहना चाहता हूँ।
मैं ब्रिटेन में लंदन के मार्गरेट थैचर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आज शपथ ग्रहण समारोह में शपथ सिर्फ पदाधिकारियों की नहीं है, शपथ हमारी आपकी भी है कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। हम आज याद करना चाहते हैं दादा भाई नौरोजी को, हम याद करना चाहते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, शाहजहांपुर की धरती पर मोतीलाल नेहरू को मैं याद करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि गोलमेज सम्मेलन में अगर नेतृत्व करने का काम कोई किसी को दिया जाता है तो पहले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को और दूसरे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, दोनों पेशे से वकील थे। हमें भूलना नहीं। एक कौम देख तो तेरी हालत को क्या हुआ, हालत में आईना है कि सूरत को क्या हुआ, जिसने बाबों के थे छक्के छुड़ा दिए, उसी सूरबीर कौम की हिम्मत को क्या हुआ, उसी सूरबीर कौम की हिम्मत को क्या हुआ। मैं कहना चाहता हूं कहां से कहां पहुंचे। जब ट्रेड यूनियन की कोई लड़ाई लड़ी जा रही थी 1920 में, माननीय मंत्री जी आप हमारी बिरादरी के हैं, ये गौरव की बात। 1920 में ट्रेड यूनियन का सम्मेलन चल रहा था, मजदूरों के हित की बात की जा रही थी, लेकिन उसकी कोई अध्यक्षता कर रहा था तो कोई और नहीं, हमारी आपकी बिरादरी का लाला लाजपत राय कर रहा था। ये मैं कहना चाहता हूँ। जब शिक्षा के क्षेत्र में कोई लड़ाई लड़ने की बात हुई तो 1891 में इलाहाबाद कचहरी में वकालत करने वाले, जो 93 तक वहां वकालत की और इलाहाबाद में फिर उच्च न्यायालय में वकालत किए, मदन मोहन मालवीय, तो 3 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा मूवमेंट करके और दान मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का काम किसी ने किया तो मदन मोहन मालवीय थे, वो हमारी आपकी बिरादरी के थे। मैं कहना चाहता हूँ पहली बार स्वदेशी और स्वावलंबन की बात कहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, बाल गंगाधर तिलक पेशे से वकील थे। ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि बरडोली का जब आंदोलन हुआ तो किसानों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन इस लड़ाई का कोई नेतृत्व कर रहा था तो कोई और नहीं, हमारी आपकी तरह कचहरी में वकालत करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत हो या प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या चाहे मानेंकर जी लोकसभा के स्पीकर हो, चाहे यहाँ बैठे हुए आदरणीय सुरेश खन्ना जी, मैं कहना चाहता हूँ अगर किसी ने बदल किया है, किसी ने परिवर्तन किया है तो वकीलों ने किया है। और शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का सबसे रिच एसोसिएशन इसलिए मैं बताता हूं कि यहाँ 3 वकील विधायक हैं जो अभी सिटिंग विधायक बैठे हुए हैं, मानवेंद्र जी, चेतराम जी और सुरेश खन्ना जी। शायद उत्तर प्रदेश की किसी कचहरी में 3 लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर विधायक नहीं है। ये इसलिए शाहजहांपुर और मजबूत बार मैं मानता हूँ। तो मैं इसलिए इन नामों को ले रहा हूँ कि क्या हमको आपको जहां हम थे वहां पहुंचे कि नहीं। आदरणीय खन्ना जी प्रतापगढ़ में भी थे, अभी परसों 5 करोड़ 25 लाख रुपए शासन ने प्रतापगढ़ की कचहरी के लिए दिया है। उस कार्यक्रम में मैं था और हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। मेरा कहना है कि क्या 22 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं और जिसमें से 9 पेशे से वकील थे, पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत से लेके चरण सिंह से लेके और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो सब वकील थे। लेकिन क्या कोई मुख्यमंत्री ये बात की घोषणा करेंगे कि नहीं करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सारी कचहरी 3 मुक्त, मड़ई मुक्त, छपरा मुक्त और खपड़ा मुक्त होगी? ये आजादी के 72 साल बाद भी वकील 3 में, मड़ई में, छपरा में, खपड़ा में बैठेगा क्या? मैं कहना चाहता हूं हम उस पर आप आदरणीय खन्ना जी, हम और आप एक विचारधारा से चलकर आते हैं, लेकिन ये लड़ाई कचहरी की प्रेमाइसिस के अंदर की है। शायद ये बात कहने में कोई पीछे रहने की जरूरत नहीं। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने 65, आप समझिए 13-14 करोड़ आवास हिंदुस्तान को पिछले 5-7 साल में मिले। कहा जा रहा है कि कोई पक्के छत के अंदर ऐसा नहीं है, कोई मड़ई में अब आदमी नहीं रहेगा। 12-13 करोड़ शौचालय बने हैं, 65 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोले गए हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, डाकखाना में अकाउंट खुलवा लेते थे, वो वातानुकूल बैंकों में पहुंच गए। 80 करोड़ लोगों को राशन आज भी भारत सरकार फ्री दे रही है। तो क्या 72 साल बाद इन लोगों का नाम लिया, क्या वकील डीन में, मरई में, छपरा में, खपड़ा में, बादल में ठीक कर तो शायद ये बुनियादी परिवर्तन होने की शुरुआत है। आपने हमको आमंत्रित किया है, अरुण सिंह जी को और त्रिवेदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग पेशेवर लोग नहीं हैं,
लेकिन मैं बताना चाहता हूं जो हम कर पाएंगे वो करेंगे। और दो तीन बातें कह के, एक बात कह के अपनी बात समाप्त। मैं समझ रहा हूं महामंत्री जी को भी दबाव है, ज्यादा बात नहीं कहेंगे, लेकिन दो बातें कह देता हूं। एक तो दो चीजों के लिए धन्यवाद आदरणीय खन्ना जी को भी और उत्तर प्रदेश की सरकार को। देखिए पहले देखिए बार काउंसिल का जब चुनाव होता है हर साल 5 साल बाद, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में जो हम लोगों ने किया है वो आपके संज्ञान में आना चाहिए। जब आप हम जैसे लोगों नौजवानों को भेजते हैं तो क्या बदलाव आता है, ये मैं कहना चाहता हूं। देखिए एक बात ये हुई, पहले 60 साल तक के वकीलों के देहांत पर उनके परिवार को 5 लाख रुपए मिलता था। 9 मार्च 2019 को लोक भवन में कार्यक्रम हुआ और उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये किया है कि अब 70 साल तक के अधिवक्ताओं की मृत्यु पर अब 5 लाख रुपए मिलेगा और ये मिलना शुरू हो गया है और करीब 400 से अधिक क्लेमेंट को मिल गए। दूसरी बात जो परिवर्तन हुआ, 5,000 रुपया हर नए वकील को जो रजिस्ट्रेशन 9 मार्च 2019 के बाद कराए हैं उनको 5,000 रुपए प्रति वर्ष 3 वर्ष तक मिलेगा। इसके लिए बजट आवंटित हो गया है और वो आपको मिलने लगेगा। 5871 करोड़ रुपया पिछले बजट में न्याय जगत को दी गया है। तो मैं ये नहीं कहता इट इज इजी टू डिफेम रदर देन प्रेज। किसी की प्रशंसा करना बड़ा कठिन है, बुराई करना बहुत आसान है। और लोग कह सकते हैं अच्छी अच्छी बातें, लेकिन जो हुआ है उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एक काम मैं आदरणीय खन्ना जी से भी रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपके संकल्प पत्र में एक बात और थी, 2 बातें आपने मांग ली कि 1.5 लाख रुपए जो अधिवक्ता कल्याण निधि है उसको 5 लाख रुपए किया जाए। और आप जैसा व्यक्ति जो वकील है जो हमारी बात को कह सकते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीज भी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए और देखिए एक बात और कहा इन्होंने, आप देखिए 70 साल तक के वकील को, पहले 60 साल तक के वकील को मिलता था 5 लाख और 60 से 80 साल तक के वकील को 1.5 लाख रुपए मिलता था। हम लोगों ने इसको, मैं देखिए 1.5-2 साल में रहा वहां, आप लोगों के सहयोग से मैं बार काउंसिल का चेयरमैन भी रहा, को चेयरमैन भी हूं और वाइस चेयरमैन भी रहा। आप हम लोगों के सहयोग से तीनों चारों हम लोग सदस्य बैठे हैं, एक सहयोग से हुआ कि अब वकील अगर 250 साल तक भी जीवित रहेगा तो उसके खाते में 1.5 लाख रुपए जाएगा। इसमें कोई बात नहीं, 70-80 नहीं है, अब 250 साल तक आप जीवित रहे, ऐसी अपेक्षा हम करके रहते हैं। देखिए बाकी बातें फिर करेंगे। हमें लगता है कि सभी लोग हैं, 1-2 मर्यादा की बात जरूर कर लें। कुछ देखिए एक तरफ इशारा करूंगा, एक बड़ी बात आती है, जिला जज साहब बैठे हैं कि हड़ताल बहुत कर रहे हैं वकील। कई बार हाई कोर्ट में भी हम लोग को कहा जाता है कि हड़ताल को कैसे रोका जाए। कम से कम तहसील में, रेवेन्यू कोर्ट्स में बहुत स्ट्राइक हो रही है। तो एक शेर है कि हम अपने बचने का कोई सबील क्या करते, सबील मतलब रास्ता, हम अपने बचने का कोई सबील क्या करते, गवाह टूट गए थे तो अपील क्या करते, जब अदालतों में ही लेन देन चलने लगे तो बताओ बेचारे वकील क्या करते। डीएम साहब बैठे हुए और मैं माननीय मंत्री जी के सामने एक धृष्टता कर रहा हूं कि रेवेन्यू कोर्टों में जो भ्रष्टाचार है, रेवेन्यू कोर्टों में जो भ्रष्टाचार है वो किसी से छिपा नहीं हुआ और वकीलों से अलग किया गया। नहीं, आप देखिए जैसे अभी सरकार ने एक योजना बनाई कि अमल दरामद में वकीलों की जरूरत नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार कहां मूल में है ये बात समझना पड़ेगा। और इसलिए स्ट्राइक के लिए सिर्फ एडवोकेट्स को ही दोषी न ठहराया जाए, इसके लिए कहीं ना कहीं दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं, ये मैं इशारा करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम दूध के धुले हैं और आप दूध के धुले नहीं, ये बात नहीं कहने का मतलब। दूसरी बात, हम नौजवान साथियों से एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करेंगे, फिर कभी आएंगे तो लंबी बात होगी। देखिए हमारी आपकी जिम्मेदारी कुछ अलग है। हमने जिनका नाम लिया, जो गौरवमयी परंपरा हमको हमारी रही है, उसको कायम करने के लिए जरूरी है कि हम लोग अपने अंदर भी सुधार करें। और सुधार के लिए मैं कहना चाहता हूं, देखिए आप पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से अलग जो हमारे तरुण भाई हैं, देखिए एक राजनीतिक दल का व्यक्ति आज एक पार्टी से चुनाव लड़ेगा, कल दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वकील के लिए छूट नहीं है। अगर एक वकालतनामा आपने लगा दिया एक पक्ष की तरफ से तो उच्चतम न्यायालय तक आप उसके खिलाफ वकालतनामा नहीं लगा सकते। सत्यनारायण सिंह वर्सेस रामनाथ सिंह का केस 1984 का सब जानते हैं। इसका मतलब वकील कहीं न कहीं और लोगों से ऊपर है, ये हमको एहसास करना चाहिए और उसी भाव से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, टी वेंकैया वर्सेस मैसूर राज का केस है, जिसमें एक वकील साहब खड़े हुए और कहे कि मुझको जज नहीं बनाया गया इसलिए मैं अपना मुकदमा बहस करूंगा।
तो न्यायाधीश ने कहा नहीं, आप अपना मुकदमा स्वयं बहस नहीं कर सकते, इन पर्सन जब हम लोग बहस करते हैं तो बैंड उतार के करते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि वकील अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ता है, हिंदुस्तान की अकेले कौम है जो गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करता है, ये कहता है। और यह भाव हमारे तरुण अधिवक्ता भाइयों के अंदर होना चाहिए, और इसलिए हमको आपको मर्यादा में भी रहना चाहिए। हम जहां डाउन हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं शायद ये वोट के लालची लोग नहीं कह पाएंगे। मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, इससे चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, हमको अपने स्तर को भी बढ़ाना है, क्योंकि पराशर स्मृति में लिखा है कि ज्योतिषम व्यवहारम च प्रायश्चितम चिकित्सता अजानम यो नरो भूरियात अपराधम की अंतःपर। ज्योतिषी, चिकित्सक और अधिवक्ता अगर ये ज्ञानी नहीं होगा तो इससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए खूब पढ़ाई करें, खूब बढ़िया करें, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकता है हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। हमको आप जब बुलाएंगे तो आपके साथ हैं। आपने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब बुलाएंगे 24 घंटा जैसे एटीएम चलता है 24 × 7 × 365 आपके लिए उपलब्ध है। आपकी बेहतरी और बहादुरी के लिए जिस किसी से भी लड़ना पड़ेगा उससे लड़ने के लिए तैयार हैं हम लोग, इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अंत में एक कविता कह के अपनी बात समाप्त करेंगे जो हमको आपको प्रेरणा देगी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है कि बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से आग लगाकर हंसते हंसते जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कदम जो जीते हैं जो हारे हैं सब लोग मिलकर चले, मतलब ये नहीं कि ये जीत गए हार गए। कैसे अधिवक्ताओं की बेहतरी हो सकती है वो हमको देखना है। उजियारे में अंधकार में, बीच धार में कल कछार में, क्षणिक जीत में दीर्घार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, जीवन के सशक्त आकर्षण अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हम सब मिलकर चले, निश्चित रूप से अधिवक्ताओं की सूरत और सीरत बदलेगी। और आपका छोटा भाई और जिसका मैं बड़ा हूं, मैं सबको कहना चाहता हूं, जहां भी जैसे भी चाहें, आप जैसे भी चाहें, हम आपके साथ खड़े हैं। अकेला मत महसूस करिएगा, हम आपके साथ हैं। आपने सुना, आपने आमंत्रित किया, छोटे भाई को भी धन्यवाद, भैया को भी धन्यवाद जिसने आमंत्रित किया। जब कभी बुलाएंगे आपके पास आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से आभार कि आपने हमारे जैसे आदमी को, जो कोई बैकग्राउंड नहीं था, पहली बार 3-4 महीने में मैं चुनाव लड़ा बार काउंसिल का, बार काउंसिल तक भेज दिया है। आगे भी प्रेम देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।